हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल मंत्रा में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं या फिर कहें हम लोग बात ही कर रहे हैं रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्लानिंग की, जो हमारा सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। हाँ, बीटेक के साथ साथ ये हमारा शायद एमसीए का भी कॉमन सब्जेक्ट है, इसलिए आप यहाँ पे दो कोड देख पा रहे होंगे। एक हमारा है KHU 701, दूसरा हमारा है KHU 801। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों इन दोनों कोर्सों के लिए है और सभी ब्रांचों के लिए कॉमन है, तो ये ध्यान दीजिएगा। आज हमारा जो वीडियो है वो है यूनिट 2 का पार्ट 2, जहाँ साथियों यूनिट 1 का पार्ट 1 मैं अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप ना देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर साथियों इस वीडियो को देख सकते हैं। आप करना क्या है साथियों, सिर्फ आपको हमारे चैनल पर जाना है। चैनल पर जा करके आपको फ्रंट पेज पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। जी हाँ साथियों, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथियों, आप यहाँ पे आ करके देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों ब्रांचों के पूरे लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। क्विक रिवीजन के लिए साथियों वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जल्दी जल्दी आपको सभी वीडियो अपलोड हो जाएंगे। तो आप साथियों ध्यान दीजिएगा, यहीं पर आपको पहले पेज पर ही आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सिविल इंजीनियरिंग के और मैकेनिकल इंजीनियरिंग दोनों के सेक्शन में। ठीक है, तो आप उम्मीद करते हैं वीडियो को देख पाएंगे। हाँ, और साथियों कभी कभी स्टूडेंट गलती करते हैं कि जब यहाँ पे चैनल कुछ सर्च करते हैं तो सिंगल ए लिखते हैं। नहीं साथियों, यहाँ पे डबल ए है, वो ध्यान दीजिएगा, सिविल मंत्रा। तो उम्मीद करता हूँ आप अगली बार सही भी चैनल पर सही वीडियो देख पाएंगे। जी हाँ साथियों, इसको ध्यान दीजिएगा ताकि आप सही से क्वालिटी वाला वीडियो देख पाएँ। अब साथियों बात करते हैं आज हम क्या बात करने वाले हैं, उसको भी ध्यान देना है। तो आज हमारा जो है अप्रोच टू रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। जी हाँ साथियों, अभी हम कुछ सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट देखे थे, लेकिन कुछ अप्रोचेज क्या हैं साथियों उसको हम देखेंगे। कुछ अप्रोच भी हुए थे, उन सभी चीज़ों को आज हम बात करेंगे। आपने कई सारी चीज़ देखे होंगे, टैगोर अप्रोच, गांधीयन अप्रोच, उन दोनों को बात करेंगे। और साथ में कई सारे अप्रोच ऐसे भी थे जो हमारे सिलेबस में हैं, उसको हम सारी चीज़ यहाँ पे अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम पहले बात करते हैं साथियों हमारा टैगोर अप्रोच। जी हाँ साथियों, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिया था। आपको याद होगा जब हमने श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट पढ़ा रहा था, श्री निकेतन एक्सपेरिमेंट, तो उसमें मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का नाम लिया था। सेम वही चीज़ है यहाँ पे, टैगोर अप्रोच वही है, उसी के नाम से हम यहाँ पे जानते हैं। जी हाँ साथियों, ये हम एक एक करके इसमें कई सारे स्टेप हैं उनको भी देखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 10 मार्क्स मिल जाते हैं जब भी क्वेश्चन आता है। तो आइए हम बात करते हैं इन्होंने क्या किया था कि टैगोर इज ए ग्रेट विजनरी रियलाइज द लॉजिकल सेंट। उन्होंने एक ग्रेट विजनरी थे, रियलाइज किया कि लॉजिकल साइंटिफिक रियलिस्टिक वे ऑफ द सोल्यूशन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द रूरल मासेस। मतलब कि क्या आपके हुआ नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, आप स्क्रीन को देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, और PDF भी नीचे लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात किया कि जो टैगोर थे एक ग्रेट विजनरी थे, जिन्होंने महसूस किया कुछ यहाँ पे सोल्यूशन उन्होंने देखा, जो समस्याएं थी हमारे रूरल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, ऐसी समस्याएं जो लॉजिकल थी, साइंटिफिक थी और रियलिस्टिक वे में, ऐसा नहीं कि हवा हवाई। ऐसे ही उन्होंने कुछ यहाँ पे रियलाइज या फिर कुछ सोल्यूशन उन्होंने रियलाइज किया। तो उसमें से कुछ यहाँ पे ऐसे हैं, देखिए मैंने पहले बात किया फर्स्ट नंबर ए पे। तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फेज क्या था हमारा यहाँ पे था, फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, या फिर इसको बोलते हैं हम ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट। यह साथियों उस समय क्या हुआ था कि जो हमारे टैगोर थे उन्होंने क्या वो कहा थे, वहाँ पे जो बंगाल का रूरल, जहाँ बोला गया डायरेक्ट कंटेक्ट विद द रूरल बंगाल आफ्टर ही टुक द इंचार्ज ऑफ दियर जमींदारी स्टेट ऑफ ईस्ट बंगाल। जी हाँ साथियों, वो ईस्ट बंगाल में जैसे उन्होंने जमींदारी स्टेट, यहाँ पे स्टेट होता है जैसे आर्थिक मालक, जमींदारी का जैसे उन्होंने चार्ज लिया, उसके बाद ये आइडिया उनके दिमाग में आया। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ तब से इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो यहाँ भी बोला गया कि इट वॉज दैट पीरियड ऑफ द आइडिया रूरल रिकंस्ट्रक्शन केम टू हिज माइंड, दैट वाज द बिगनिंग ऑफ हिज रूरल रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। वहीं पे इन्होंने इस प्रोग्राम को यहाँ पे उनके दिमाग में आया और वहीं से इसकी शुरुआत की, इसलिए यहाँ पे इसको बोला जा रहा है क्या, ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे इसके अंदर प्रोग्राम इंक्लूड थे, वो हमारे थे हेल्थ के, एजुकेशन के, कॉटन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड वेबिंग, ये सारे जो एक्सेट्रा थे, सारे यहाँ पे प्रोग्राम इसमें इंक्लूड किए गए थे। और इसमें साथ साथ उन्होंने क्या किया, देखिए ये पहला एक्सपेरिमेंट था किसमें हमने क्या किया, ट्रैक्टर से खेतों की जुताई की थी, ये पहली बार उनका एक्सपेरिमेंट हुआ था। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट में, रूरल रिकंस्ट्रक्शन में। और पहली बार उन्होंने क्या किया, फर्नेस फॉर पॉल्ट्री, जो यहाँ पे पॉल्ट्री बनती थी उसमें फर्नेस का यूज किया गया था, सिरामिक्स में भी। और यहाँ पे जो पैडेज थी उसमें हस्किंग मशीन, जिसको बोलते हैं भूसा, या फिर जो पैरा की जो पुआल की कटाई होती है, उसमें यहाँ पे हस्किंग मशीन का यूज किया गया था। वो उस समय में पहली बार हुआ था, फर्स्ट इंट्रोडक्शन था। तब से वहाँ पे इन्होंने इसलिए यहाँ बोला कि ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट, या फिर कहें फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब बात करते हैं रूरल बैंक की। यहाँ पे क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट रूरल रविन्द्रनाथ जी टैगोर में आया, वो भी एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम था।
वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस, इसका भी एक प्लेस बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस था। क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि वो जमींदार के रूप में एक्ट कर रहे थे, जमींदार का उनका चार्ज मिला था, वो जमींदार के पोस्ट पे थे। तो उन्होंने देखा कि एक मेन रीजन है जो हमारी रूरल पॉवर्टी, जो गरीबी है, जो लोगों की गरीबी है, उसका मेन रीजन क्या था कि वो जो जमींदार होते थे या फिर जो मिडल मैन होते थे या फिर जो मनी लेंडर्स होते थे, जो ब्याज देते थे, मनी पैसे देते थे, वो क्या करते थे, किसानों के लिए बुरी तरह से उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे। ठीक है, उनका शोषण कर रहे थे, इसलिए वो मेन रीजन था। इसलिए वहां पर उन्होंने क्या किया कि उनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम विलेजर्स को सिर्फ लोअर इंटरेस्ट पर मनी प्रोवाइड करवाएं, उनको उधार देंगे तो उधार ही, लेकिन उनका इंटरेस्ट कम हो। क्योंकि क्या होता था, जमींदारी जब ये लोग पैसे देते थे तो अपने मनचाहा पैसे वसूलते थे। ठीक है, उनका कोई फिक्स नहीं था कितना ब्याज देना है, कितना नहीं, कभी ज़्यादा ले लेते थे। जैसे किसान को देखे कि ये हमारे मतलब बिल्कुल दबा हुआ किसान है, बिल्कुल शोषित किसान है, इससे हम चाहे पूरा चाहे जितना इंटरेस्ट ले ले ये देगा ही देगा। ठीक है, इसी प्रकार से क्या होता था, कभी उसके पूरे खेत जितना अनाज हुआ था उसको इंटरेस्ट के नाम पे, ब्याज के नाम पे पूरा ही पूरा ले लेते थे। तो सारी चीज़ें देखी टैगोर जी ने, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देखिए वहाँ पे एक बैंक इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था वहाँ पे पतिसर बैंक इन 1905 में। इसी के ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने एक रूरल बैंक भी स्थापना की। ये हमारा था टैगोर अप्रोच का। पहले मैंने बात किया फर्स्ट फेज उन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन का, दूसरा उन्होंने रूरल बैंक की ओपनिंग की, स्टेब्लिशमेंट किया। आगे बात करें तो वहाँ पे श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट था। इसमें क्या हुआ था, आप जानते हैं श्रीनिकेतन में क्या क्या हुआ था। तो बिल्कुल वही सारी चीज़ यहाँ फिर से हम पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ विलेजर्स एंड कल्टिवेटर्स बाय टॉकिंग द रियल इंटरेस्ट इन ऑल दैट कंसर्न्स। मतलब कि यहाँ पहले बोला गया टू विन द फ्रेंडशिप एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजर्स, मतलब कि पहले क्या होता था, ये आपने पढ़ा होगा क्यों फेल हुआ था। क्यों क्या हुआ था कि जब हम उनको फोर्सफुली काम करवा रहे थे और जब वहाँ से किसी जो उनका ऑफिसर था फिर जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था, जब वो हट जाता था तो लोग काम करना बंद कर देते थे क्योंकि वो फोर्सफुली कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, उनको इंटरेस्ट को जगाया जाने लगा था। बोला कि उनकी मित्रता, उनके प्यार को जगाना था, उनको जीतना था। एंड द कल्टिवेटर्स बाय टेकिंग द रियल इंटरेस्ट, जो कल्टिवेटर्स थे मतलब जो जुताई करने वाले थे उनसे भी, इन ऑल देयर कंसर्न देयर लिव्स एंड वेलफेयर, उनकी जो जीविका थे उनके वेलफेयर से पूरी तरह से उनकी चिंता को लेकर के वहाँ पे बात हुई थी। पूरी तरह से उनको कल्टिवेट करके मतलब उनकी पूरी तरह से निराकरण करने के बाद, बाय मेकिंग द लेवली एफर्ट टू असिस्ट देम द सॉल्विंग देयर मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम, जो उनकी मोस्ट प्रेसिंग प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व करते हुए उन्होंने क्या किया, उनके फ्रेंडशिप और अफेक्शन को जीतने की कोशिश किया। उनका ऑब्जेक्टिव था। और आगे क्या था, टू टेक द प्रॉब्लम ऑफ द विलेज एट एंड, जो विलेज लोगों की प्रॉब्लम थी, जो गांव की प्रॉब्लम थी, उसको उनको लेकर के उनको सॉल्व करना भी था। ठीक है, टू द फील्ड ऑफ द क्लासरूम फॉर द स्टडी एंड डिस्कशन एंड टू द एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, जो लोगों की समस्या आई थी, जो क्लासरूम की फील्ड थी फॉर द स्टडी के लिए जो क्लासरूम का ज़मीन थी उसकी बात हुई। यहाँ पे बोला गया और यहाँ पे डिस्कशन और टू एक्सपेरिमेंटल फॉर्म ऑफ द सोल्यूशन, मतलब जो सोल्यूशन उनको ढूंढना था वो कैसा होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव वहाँ पे था, ये भी उसका उद्देश्य था कि लोगों की समस्याओं का जो निराकरण किया जाए, या फिर जो क्लासरूम के लिए, जो स्टडी के लिए क्लासरूम बंद कक्षा थी उनकी जो ज़मीन थी उस पर डिस्कस किया जाए, उनका एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे सोल्यूशन किया जाए। अब होता क्या था, मान लीजिए आप कहीं पे ऐसी जगह पढ़ाने लगे, कहीं टीचिंग कर रहे हैं, तो लोग क्या है ना डिस्टर्ब करते हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर ज़मीन या फिर किसी प्रॉपर फील्ड होना चाहिए जहाँ पे आप स्कूल या क्लासेस चला सकें। तो उसके लिए यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव था टू पुट द स्टूडेंट इन अ वे ऑफ एक्वायरिंग प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स इन कल्टिवेशन, मतलब कि यहाँ पे वही बात किया ना कि स्टूडेंट को इस प्रकार से जान रखना, इस प्रकार से नॉलेज को सीख पाएँ। कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा वो सीख पाएँ। जैसे कल्टिवेशन में मतलब जुताई में, डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री कीपिंग, कारपेंट्री, स्मिथिंग, वीविंग एंड टेनरी इन प्रैक्टिकल सैनिटेशन वर्क, सारी चीज़ कैसे होनी चाहिए, प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाए, प्रैक्टिकली उनको बताया जाए। और भी बात की थी इन द आर्ट एंड स्पिरिट ऑफ द कोऑपरेशन, सभी चीज़ों में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। जैसे आज भी होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश की जाती है अधिकतर। ठीक है, तो टू गिव द स्टूडेंट, यहाँ बोला गया टू गिव द स्टूडेंट एलिमेंट्री इंस्ट्रक्शन इन द साइंस कनेक्टेड विद दियर प्रैक्टिकल वर्क। यहाँ पे क्या हुआ कि जो हम डेली लाइफ में काम कर रहे हैं उनको साइंस से जोड़ करके लोगों को बताया गया, उनको विजुलाइज किया गया। ठीक, उनका इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इससे साइंस का मतलब क्या है, और साइंस और ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड है, सारी चीज़ ये बातें की जाई थी। अगला हमारे रूरल इंडस्ट्रीज का, तो यहाँ पे क्या हुआ बात करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ और हुआ था
टैगोर फेल्ट इट नेसेसरी टू रिवैलिटाइज द डिसेंट कॉटेज इंडस्ट्री, जो बहुत पुराने समय से बंद कॉटेज इंडस्ट्री थी उनको फिर से चालू करने की उन्होंने सोची कि इसकी आवश्यकता है, और लोगों को, जो लोकल लोग हैं और जो विलेजेज हैं, उनको इसके बारे में ट्रेंड करना, ठीक है, ताकि वो भी उसमें कुछ न्यू इनोवेशन कर पाएँ। तो इन्होंने बोला कि इसको भी हमको, जो रूरल इंडस्ट्रीज है, जैसे वहाँ बोला ना कि कॉटेज इंडस्ट्री जो बहुत ही उसमें फेमस थी, ठीक है, तो उसको उन्होंने बोला कि जो बंद है उसको चालू किया जाए और लोकल लोगों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाए, जो यूथ है उनको ट्रेंड किया जाए, ताकि वो खुद उसमें कुछ इनोवेशन कर पाएँ। इसलिए उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक शिल्पा भवन, श्री निकेतन में एक शिल्प भवन के नाम से उन्होंने इस आइडिया को सेटअप किया, मतलब यहाँ शिल्प भवन की निर्माण भी किया था, ठीक है। यहाँ पे हो गया रूरल की बात किया। फिर आगे चलते हैं तो हम बात किया इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल रिकंस्ट्रक्शन की। यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ बोला गया डेमोन्स्ट्रेशन एंड सर्विस यूनिट कंसल्टिंग द एग्रीकल्चर, इन चीज़ों को मेंटेन कर ले, कैसे, यहाँ पे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज, हेल्थ, एजुकेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन को इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने, इसकी सर्विस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि इंस्टीट्यूट मैनिफेस्ट किया, जो सेल्फ में 3 टाइप में एक्टिविटीज करता था। अभी क्या है कि इट सेल्फ इन 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, नेमली इसमें 3 टाइप की एक्टिविटीज होती थी। जैसे पहले हमारा होता था रिसर्च, एक्सटेंशन एंड एजुकेशन। रिसर्च होता था, फिर उसका एक्सटेंशन किया जाता था, और यहाँ पे एजुकेशन की बात होती थी इस प्रकार से इंस्टीट्यूशन में। तो यहाँ पे बात की गई इंस्टीट्यूट ऑफ द रूरल रिकंस्ट्रक्शन की। फिर बात आते हैं रूरल लाइब्रेरी की, ये क्या होता था उसकी हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट ये भी था, जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम ऑफ द टैगोर था, उसमें क्या हुआ कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिलीज प्रोवाइड करवाई गई टैगोर के द्वारा लाइब्रेरीज में। कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। सो द फॉर्म ऑफ वेरी बिगनिंग देयर वाज सेंट्रल लाइब्रेरी फॉर द लर्निंग एंड रिसर्च, लर्निंग और रिसर्च के लिए वहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी वहाँ पे थी। तो जैसे मैंने बताया कि एक तो लर्निंग और रिसर्च के लिए वहाँ पे एक सेंट्रल लाइब्रेरी थी, दूसरी यहाँ बात करें तो लोकल में भी लाइब्रेरी थी, जो लोगों को यहाँ पे जो लोकल लोग थे उनको लाइब्रेरी प्रोवाइड करवाई जाती थी, ताकि उसमें जो इंटरेस्ट है, पढ़ने की इंटरेस्ट और सीखने की इंटरेस्ट उसमें जागृत की जा सके। तो साथियों टैगोर के टाइम में ये सारी चीज़ की गई थी। और यहाँ पे एक चीज़ और था, वहाँ पे एक चीज़ और लाया गया था, वहाँ पे एक सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की यहाँ पे एक बात की गई, इंट्रोडक्शन किया गया था। इसमें क्या होता था कि एक विलेज वर्कर या फिर एक लाइब्रेरी का कोई पर्सन होता था जो डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता था और बुक को बैग में लेकर के डोर टू डोर उनको प्रोवाइड करवाता था। जैसे आपको बुक चाहिए तो आप बता देंगे उस पर्सन को, तो लाइब्रेरी से ला करके आपके घर तक वो दे देगा। मतलब कि यहाँ पे क्या हुआ कि सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी की बात की कि जो मोबाइलिटी मतलब कि बिल्कुल चलनशील थी, वो मोबिलिटी उसमें थी, ठीक है। तो ये यहाँ पे रूरल लाइब्रेरी की बात की गई, और ये भी एक अच्छी बात थी, क्योंकि वहाँ पे देखिए छोटे पहले बहुत पुराने टाइम में ऐसा सोच पाना एक ग्रेट टास्क था, और उसको इम्प्लीमेंट करना वो भी उससे बहुत बड़ी बात थी। इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो अब आते हैं यहाँ पे सारी थी, यहाँ पे इनका इतनी बात थी, इन्होंने क्या क्या किया था एक बार फिर रिवाइज करवा दें। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा पहले टैगोर अप्रोच में क्या आया था कि फर्स्ट फेज ऑफ रूरल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम ईस्ट बंगाल एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया था, ध्यान दीजिएगा, उन्होंने जो हेल्थ, एजुकेशन, कॉटेज इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फिशर इसकी बात की। और इन्होंने पहली बार क्या हुआ था कि कल्टीवेशन, ट्रैक्टर कल्टीवेशन की बात की थी, और यहाँ पे पोल्ट्री और सिरामिक में फर्नेस की बात की, और यहाँ पे पैडेज के लिए हस्किंग मशीन की यूज की गई थी। क्योंकि ये ईस्ट बंगाल से क्यों स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये ईस्ट बंगाल के यहाँ पे क्या थे, जमींदार थे। रूरल बैंक की बात करें तो इन्होंने क्या किया, जो किसानों के लिए एक बैंक स्थापित किया, रूरल बैंक, जहाँ पे वो कम इंटरेस्ट पर ब्याज मनी ले सकते थे। इसके लिए उन्होंने पल्सर बैंक की स्थापना की सन 1905 में। आगे बात की श्रीनिकेतन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इतनी सारी ऑब्जेक्टिव थी कि लोगों को अब क्या करना है, फोर्सफुली काम नहीं करवाना है, उनसे प्यार, उनसे मित्रता से बात करके उनसे बात करवानी है, और जो स्टूडेंट को एजुकेशन देना है वो प्रैक्टिकल बेस हो, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया कि उन्होंने जो डेली लाइफ के जो डेली लाइफ में रूटीन थी या कुछ यहाँ प्रैक्टिकल वर्क थे, उनको साइंस से कनेक्ट करके उनको सिखाया गया। फिर रूरल इंडस्ट्रीज में शिल्प भवन की स्थापना किया गया था, फिर यहाँ पे रूरल इंस्ट्रक्शन हुआ था, फिर रूरल लाइब्रेरी की। इतनी बात हुई थी हमको टैगोर अप्रोचेज में, ठीक है। अब हमारी एक मेन इंपॉर्टेंट आती है जिसको हम बोलते हैं गांधीयन अप्रोच टू द रूरल डेवलपमेंट। ये भी आपको लिखने को आ जाएगा, ठीक साथियों। तो हम इसकी बात करते हैं, ये कौन सी अप्रोच थी, इसमें क्या क्या सारी चीज़ें बातें की गई थी, क्योंकि ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जब हम शुरू किए थे रूरल डेवलपमेंट, तो उसमें बोला गया, डिफाइन किया गया था, जैसे मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज इन द रूरल एरियाज। जो पहले डेफिनेशन थी वो ये थी कि जो रूरल एरियाज में हैं, जो एग्रीकल्चर हैं, जो एलाइड एक्टिविटीज हैं, उनको मैक्सिमाइज करना, उसकी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करना हमारा क्या होगा, रूरल डेवलपमेंट होगा। इसमें भी क्या हुआ, इंक्लूडिंग रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज एंड एम्फेसिस ऑन द विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जिसमें हमारा जो विलेज और कॉटेज इंडस्ट्री थी उसको यहाँ पे एम्फेसाइज किया गया था। ये पहले की डिफिनेशन थी, ठीक है। और यहाँ पे और चीज़ बोला गया क्या, यहाँ पे
इट अटैच द इम्पोर्टेंस टू द जनरेशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द रूरल एरियाज। इसका एक इम्पोर्टेंस और था कि हम क्या करें कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयबल बना पाएँ, मतलब लोगों को रोजगार दिया जा सके। ठीक, इसमें इसलिए किसकी बात की गई, जो वीकर सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी थी उनकी बात की गई कि उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे पाएँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क दे पाएँ, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो पाए। हम लोग पहले से बात करें, जैसे हमने रूरल डेवलपमेंट के से शुरुआत किया था, तभी से हम बात कर रहे हैं कि हम लोग केस में किए हमेशा रूरल डेवलपमेंट में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थी उसको इंप्रूवमेंट पे बात की जाती थी। और यहाँ पे जो सर्टेन कुछ यहाँ पे जो बेसिक आवश्यकताएं थी, जैसे हमारी ड्रिंकिंग वाटर हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, और स्पेशली फॉर द प्रोडक्टिव पर्पज। ठीक है, लिंक रोड्स कनेक्टिविटी विलेज टू द मार्केट सेंटर, जैसे यहाँ बोला गया कि स्पेशली फॉर द प्रोडक्टिव जो पर्पज थे, जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ पाए, उसके लिए हमारे ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और यहाँ पे जो कनेक्टिंग रोड, जो लिंकिंग रोड थी, मतलब कि विलेज से मार्केट सेंटर की रोड की कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश थी। फैसिलिटीज फॉर द हेल्थ एंड एजुकेशन और हेल्थ की भी यहाँ पे फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी। फिगर प्रोमिनेंटली इन द स्कीम ऑफ द रूरल डेवलपमेंट, ये हमारे क्या थे, रूरल डेवलपमेंट के बहुत ही मुख्य स्कीम थे जो हमारे प्रोडामिनेंट थे। अब यहाँ पे इसके बाद आता है हमारा जो हमने बात किया था, ये सारी चीज़ हो रही थी, उसी के बीच हमारा थियोरेटिकली गांधीयन अप्रोच क्या था, वो ये चाहते थे कि हमारा जो सारी चीज़ हो आइडियल हो, मतलब कि जिसको आदर्श ग्राम, कोई भी चीज़ हो तो आदर्श में वो आइडियलिस्ट थे, उनको आइडियल के रूप में माना जाए। जैसे हम कोई आइडियल विलेज के बारे में इन्होंने बात किया था, तो इट अट्रैक्ट द सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ द मोरल वैल्यूज एंड गिव्स प्राइमेसी टू द मोरल वैल्यूज और द मटेरियल कंडीशन। इसमें क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया था कि जो मोरल वैल्यूज थे वो चाहते थे कि जो हमारे पर्सन है, जो पीपल हैं, वो खुद से जान पाए कि क्या सही है क्या गलत है, उनके खुद के अंदर उसकी निर्णय लेने की क्षमता हो। इसलिए उन्होंने बोला कि उन्होंने मोरल वैल्यूज को ज़्यादा प्राथमिकता दी ओवर द मटेरियल कंडीशंस, मतलब कि जो मटेरियल कंडीशन थी उसको कम करके मोरल वैल्यूज पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और यहाँ गांधी बिलो करते थे कि जो मोरल सोर्स ऑफ जो मोरल वैल्यूज हैं वो अधिकतर हमारे जो रिलीजन्स हैं या फिर जो हिंदूज के उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, उसमें यहाँ पे इंक्लूड है। जैसे उपनिषद हो गया और गीता हो गया, इनमें से हम मोरल वैल्यूज को हम समझ सकते हैं। इन पार्टिकुलर बिल्डिंग द कैरेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डेवलपमेंट द अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उन्होंने बोला कि एक बिल्डिंग कैरेक्टर, मतलब कि इसका एक कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, लोगों में एक उनका खुद कैरेक्टर बिल्ड हो जाए, ये गांधी जी के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो यहाँ पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया राम राज्य का। उन्होंने जानते हैं पहले टाइम में ये सारी चीज़ें बहुत ही फेमस थी, तो उन्होंने राम राज्य के बेस पे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया था, द आइडिया ऑफ आइडियल सोशल ऑर्डर। क्योंकि आप जानते होंगे जब पढ़े होंगे अगर कभी रामायण देखें तो उनका जो राम राज्य था बिल्कुल आइडियल सोशल था, आइडियल थे वो राम जी। तो इसी प्रकार से उन्होंने सोचा कि जो हमारा सोशल सोसाइटी है वो भी हमारा आइडियल हो। तो गांधी जी ने बोला कि राम राज्य की जैसा ही उन्होंने डिफाइन किया कि सोवरेनिटी ऑफ द पीपुल बेस्ड ऑन द मोरल अथॉरिटी। ये आपका एक सेंटेंस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये हमेशा गांधी जी की ये एक कथन मान सकते हैं। ठीक है, आइए हम बात करते हैं जो एक एक करके उन्होंने गांधी जी ने बात किया, किन किन पहलुओं पर बात किया था उसकी हम बात करेंगे। पहला हमारा था आइडियल विलेज। क्या था हमारा आइडियल विलेज? क्योंकि गांधी जी ये मानते थे कि डेवलप करने के लिए जो हमारी विलेज होनी चाहिए वो एक बेसिक यूनिट होनी चाहिए, फर्स्ट यूनिट हमारी विलेज होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि इफ द विलेज पेरिसेस इंडिया विल पेरिश टू। यदि हमारा जो गांव मरता है या फिर गांव को हम नष्ट करते हैं, फिर गांव हमारा नीचे रह जाता है, तो हमारी पूरी इंडिया नष्ट हो जाएगी, पूरी भारत, हमारा जो पूरा भारत है वो नीचे रह जाएगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, इफ द विलेज पेरिसेस इंडिया विल पेरिश टू। और आगे बात करें तो साथियों, जहाँ पे जो गांधी आइडियल विलेज थे वो क्या थे, स्वतंत्रता के पहले वाले विलेज थे। तो जो अभी भी यहाँ पे जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन था जो चल रहा था वो किसके द्वारा कर रहे थे, जो फेडरेशन ऑफ सेल्फ गवर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन पब्लिक, इसके द्वारा वो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में थे। तो यहाँ पे ये बात की गई। और यहाँ बोला गया कि द वर्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी विल नॉट ओनली बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्क डिफरेंट विलेज रिपब्लिक्स। यहाँ क्या बोला गया कि विल ओनली बी टू कोऑर्डिनेट। जो वर्क ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करना चाहिए, उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। जो वर्क ऑफ डिफरेंट विलेज रिपब्लिक्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए। टू सुपरवाइज एंड मैनेज द थिंग्स, किसकी बात करें, जो इंटरेस्ट थे कॉमन इंटरेस्ट जैसे एजुकेशन, बेसिक इंडस्ट्रीज, हेल्थ, करेंसी, बैंकिंग etc के लिए उनको सुपरवाइज करने और मैनेज करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को जो डिफरेंट विलेज रिपब्लिक्स हैं उनके साथ उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। तो हमारे आइडियल विलेज के यहाँ पे थोड़ा सा गांधी जी ने यहाँ पे इसको बात किया। फिर आगे बात के साथ डिसेंट्रलाइजेशन की। इसमें क्या हुआ, अगर हम सेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो क्या होती है साथियों, यहाँ पे मान लीजिए एक कोई हायर अथॉरिटी रखी हुई है, यहाँ पे आप हर पीपुल है,
मतलब कि अगर आपको कुछ भी डिसेंट्रलाइजेशन लेना हुआ तो आपको यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें और हैं, हमेशा ऊपर से यहाँ पे आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी, वो जो आपके ऊपर ऑफिसर्स हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हुआ, जी आपको बेसिक यूनिट है, जो नीचे वाले यूनिट है, उनको यहाँ पे कुछ अथॉरिटी दे दी गई कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएंगे। इसलिए यहाँ बोला गया कि गांधी जी को विश्वास था कि अगर हम विलेज रिपब्लिक बनाना है, यहाँ पे विलेज रिपब्लिक या कि हमारा गणतंत्र स्वराज्य बनाना है, तो वहाँ पे उसके लिए हमको डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल पावर, दोनों में, सोसाइटी में सोशल पावर और पॉलिटिकल पावर दोनों के लिए। इसमें क्या हुआ, इसमें क्या होगा कि ऐसे सिस्टम जिसमें जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो विलेज में हो, विलेज पंचायत में हो, रेदर देन द स्टेट या फिर नेशनल कैपिटल के बजाय इसमें विलेज पंचायत में उन पर डिसीजन लेने की क्षमता होगी, तो ज़्यादा यहाँ पे उसी को बोला गया कि यहाँ पे रिपब्लिक पावर, रिपब्लिक विलेज रिपब्लिक के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसके लिए उन्होंने उसमें क्या किया गया कि वहाँ पे जो एडल्ट हैं उसमें इलेक्टेड, वहाँ पे इलेक्शन का प्रावधान लाया गया, और जो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किया जाएगा एडल्ट के द्वारा, और जो 5 साल की पीरियड के लिए रहेगा। तो आप समझ गए, तभी से हमारी पंचवर्षीय योजना यहाँ पे चालू हो गई। और दे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वुड बी कॉन्स्टिट्यूट ए काउंसिल कॉल्ड पंचायत। वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनका भी एक सभा होगा, काउंसिलिंग होगी, जिसको हम पंचायत बोलेंगे। इस प्रकार से वहाँ पे पंचायत का निर्माण हुआ, और यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव हुआ जो उसको ग्राम प्रधान या कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ बोलोगे पंचायत क्या करती थी, लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन, जितने भी लेजिस्लेटिव, एजुकेटिव एंड जुडिशियल फंक्शन थी वो पंचायत के अंतर्गत आती थी। इट वुड लुक आफ्टर एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन ऑफ द विलेज, मतलब कि यहाँ पे इसने क्या किया, ये देखभाल करेगा किसकी, एजुकेशन की, हेल्थ की और सैनिटेशन, किसी भी विलेज के एजुकेशन और हेल्थ और सैनिटेशन की यहाँ पे देखभाल करेगा। और यहाँ पे बोला गया रिसर्चर ऑफ द गांधीयन अप्रोच इन मैनेजिंग द विलेजेस अफेयर वुड रेज फ्रॉम द विलेजेस। यहाँ बोला गया कि जो गांधी जी का अप्रोच था, जो रिसोर्सेज थे, वो इस प्रकार से थे कि वो क्या था कि गाँवों को उठाया जाना, गाँव की यहाँ पे उनकी उन्नति करना, उनको इम्प्रूव करना, ताकि हमारा पूरा देश उन्नति की ओर जा पाए। इसी के अंदर आइडियल विलेज के अंदर हमारा बोला गया फिर डिसेंट्रलाइजेशन, जो भी एक गाँव की से जुड़ा हुआ था, ठीक है, ना कि स्टेट से, ना कि डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद आता हमारा सेल्फ सफिशिएंसी। इसमें क्या हुआ, इसको क्यों लाया गया, इसकी हम बात करें तो यहाँ पे बोला गया कि यहाँ बोला गया द विलेज शुड बी सेल्फ सफिशिएंट एज फार बेसिक नीड्स। हमारे बेसिक्स नीड्स हैं, उनके लिए विलेजेज को सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ेगा, ताकि वो खुद से अपनी भरपाई कर पाएंगे। कौन कौन से बेसिक नीड, जैसे फूड हो गई, क्लॉथिंग हो गया, और अदर नेसेसिटी जो हमारी चिंता की विषय थी उस समय, उसके लिए हमको गाँवों को सेल्फ सफिशिएंट बनाना था। इसके लिए क्या किया साथियों, ये ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स हु आज आल्सो एम्फसाइज्ड बट ओनली आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स। मतलब कि एक होता हमारा कैश क्रॉप, एक होता हमारा फूड ग्रेन्स, मतलब कि फूड ग्रेन्स मतलब जो हम खाते हैं, ठीक है, जो हमको डेली लाइफ की जरूरत है। यहाँ बोला गया कि यदि हमारे पास जो फूड ग्रेन्स हैं, इसकी पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन के बाद हमको ऐसी चीजें उत्पादन करनी चाहिए जो हमको, जिसको हम बोलते हैं नगदी फसल। ये हमारी क्या होती है, नगदी फसल। नगदी फसलों को उत्पादन करना चाहिए ताकि हम उसको बेच करके हम पैसे ले पाएं और बाद में जरूरत की चीजें उससे परचेज कर पाएं, ठीक है। तो इन्होंने बात किया पहले कि हमको फूड ग्रेन जरूरत है, जितनी हमको रिक्वायर्ड फूड ग्रेन्स हैं, खाने के लिए जो फूड ग्रेन्स होती हैं उनको हम प्रोडक्शन करें। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अगर हम चाहें, अगर हमको लगता है कि हम और चीज़ें उत्पादन कर सकते हैं, तो उसके बाद हमको जो कैश क्रॉप्स होती हैं उनका भी उत्पादन करें, ठीक है। और चीज़ बोला गया द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप शुड बी ग्रोइंग फॉर द यूजफुल कैश क्रॉप। जैसे हमारे कैश क्रॉप कौन कौन से हो गई, तंबाकू हो गई, ऑपियम हो गई, ये सारी चीज़ हमको यहाँ पे उत्पादन करना। टू इनेबल द विलेज टू गेट एक्सचेंज थिंग्स विच डज नॉट प्रोड्यूस, मतलब इससे क्या होगा, जब उनके पास कैश हो जाएगा, मतलब उनके पास पैसे हो जाएंगे, तो जो नहीं उत्पादन कर पाते उसको क्या करेंगे, वो खरीद कर पाएंगे या फिर उससे एक्सचेंज कर पाएंगे, तो उनके लिए क्या होगा, फायदेमंद रहेगा। इसकी वहाँ पर बात की गई। फिजिकल लेबर ऑक्युपाइड द सेंट्रल प्लेस इन द गार्जियन कॉन्सेप्ट ऑफ द सेल्फ सफिशिएंट विलेज। कि उनकी क्या बात थी, सेल्फ सफिशिएंट विलेज थी, जो फिजिकल लेबर थे उनको ज़्यादा महत्व दी गई, मतलब कि जो काम करते खेतों में जाकर उनको ज़्यादा महत्व दी गई, क्योंकि उनका क्या था, गांधी कॉन्सेप्ट था सेल्फ सफिशिएंट विलेज का, क्योंकि वो काम कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो अच्छी तरह से अपने खुद से कमा पाएंगे, खुद से रह पाएंगे, तो वहाँ पे बात की गई थी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की, कि गांधी जी के मन में इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या विचार थे, क्या वो सोचते थे। यहाँ पे वो बोले कि गांधी जी मेंटेन, मतलब कि उन्होंने बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वुड हेल्प ओनली फ्यू पीपल, सिर्फ कुछ लोगों की मदद कर सकता है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री है, उससे कुछ लोग अमीर बन पाएंगे, कुछ लोगों के पास पैसे आ पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा, विल लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ द इकोनॉमिक पावर, क्योंकि जो पूरा धन होगा वो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, जिसका वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा। तो उसी को हमने बोला विल लीड टू द कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। इंडस्ट्रियलाइजेशन लीड टू द पैसिव और एक्टिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द विलेजेज। यहाँ पे क्या बोला गया कि जो हमारे
इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं से पैसिव या एक्टिव रूप में हमारे गांव को एक्सप्लॉइट करेंगे, मतलब कि बिखारेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे। तो इसके और ये साथ में ये इससे क्या होगा, हमारा कंपटीशन बढ़ेगा जिसके लिए हमको प्रोडक्शन भी लार्ज स्केल में करना पड़ेगा, उसके लिए मार्केटिंग करनी पड़ेगी। और मार्केटिंग मीन्स प्रॉफिट सीकिंग थ्रू द अनएक्सप्लॉइटेटिव मैकेनिज्म, मतलब कि जब हमारे पास प्रॉफिट की बात हो जाती है तो हम किसी दूसरे की भला को नहीं सोचते, उसमें हम क्या बात करते हैं, हमारा सिर्फ लाभ ही लाभ हो, लाभ ही लाभ हो, तो हमें कहीं कहीं पर उसका किसी न किसी को नुकसान भी होगा। तो इसलिए वहाँ पे इन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के खिलाफ थे। इसलिए गांधी जी ने कहा, क्या कहा, रूरल अर्बन माइग्रेशन फॉर द लेबरर्स फॉर वर्किंग इन अर्बन इंडस्ट्रीज इज नॉट गुड फॉर द विलेज। क्योंकि जो रूरल अर्बन माइग्रेशन, जो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं काम करने के लिए अर्बन इंडस्ट्रीज में, वो गांव के लोगों के लिए, फिर गांव के लिए अच्छा नहीं है। क्यों ना हम गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार क्यों ना दे पाएं, ये चीज़ बात की गई थी यहाँ पे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हैंडीक्राफ्ट और जो हैंडलूम्स थे उनको प्रमोट किया रूरल एरियाज में, ताकि वो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट हो पाए। ये बात की गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन का। फिर बात आई ट्रस्टीशिप का। ट्रस्टीशिप मतलब के साथ यहाँ पे क्या बात किया गया, ट्रस्टीशिप मतलब वो होते हैं जैसे जिसके पास इंडस्ट्री है, वो कोई काम कर रहा है तो उनके बीच में ट्रस्टी, मतलब कि वो पैसे दें और किसी ट्रस्ट का बात करें। तो गांधी जी फर्मली बिलीव दैट द लैंड शुड नॉट बी ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल, लैंड बिलोंग टू गॉड। मतलब जो जमीन है, जो हमारी धरती है, जो जमीन है, वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है, वो गांव से जो भगवान है, वो भगवान की देन है। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला गया कि गांधी जी वाज अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। मतलब कि गांधी जी प्राइवेट प्रॉपर्टी के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि बट ही वांटेड टू रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी टू हार्ड द नेसेसरी टू यील्ड द ऑनरेबल लाइवलीहुड। मतलब कि उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उनको रोकना चाहते थे, उससे क्या होगा कि जो और वो उन लोगों को मिल जाए जो उसके लिए ज़रूरतमंद है, उनके लिए आवश्यकता हो, उनको मिल जाए। ठीक है, फॉर द एक्सेस ही प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ द ट्रस्टीशिप। उन्होंने ट्रस्टीशिप को वहाँ पे बात की। उन्होंने ट्रस्टीशिप के लिए क्या बात किया साथ ही ध्यान दे सकते हैं। उन्होंने बोला द पुअर वर्कर्स, जो हमारे वर्कर्स हैं अंडर द ट्रस्टीशिप, जो ट्रस्टीशिप के अंदर काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार से कंसिडर किया जाना चाहिए कि हमारे जो लाभ के लिए, जो हमारे लाभ है, उनकी पूंजी है, वो मतलब उनको एक कैपिटल है, तभी उनका हमारा बेनिफिट हो पा रहा है। तो हमारी जो पूंजी है उसके लिए वो लाभदायक है। इसलिए उनको जब ये बात हो जाएगी तो उनको हम पुअर नहीं मानेंगे, उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे। कुछ ऐसे उन्होंने विचारधारा थी, इसलिए उन्होंने ये बात की, ट्रस्टीशिप की। आगे बात करते हैं नई तालीम की। इसमें क्या बात किया, इसका नया नाम है, आप समझ सकते हैं, और इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में बेसिक एजुकेशन। तो न्यू और बेसिक एजुकेशन, जिसको गांधी जी ने नई तालीम की बात की थी। डेवलप द आइडिया ऑफ द नई तालीम फॉर द ऑल राउंड ड्राइविंग ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड द मैन, बॉडी माइंड स्पिरिट। क्या बात की गई, इस प्रकार से बात की गई बेसिक एजुकेशन थे, वो हर तरह से, चाहे वो बच्चा हो चाहे मन हो, और सभी प्रकार से, तन मन धन हर प्रकार से उन्होंने बात किया कि सभी प्रकार से शिक्षा जरूरी है। द थ्री पिलर्स ऑफ गांधी जी, जो गांधी जी की तीन विचारधाराएं थी वो ये थी, इट्स फोकस ऑन द लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर फॉर द एजुकेशन। मतलब कि जो शिक्षा है वो क्या करती है कि लाइफ लॉन्ग कैरेक्टर एजुकेशन, शिक्षा को लाइफ लॉन्ग के लिए उसमें एक कैरेक्टर, मतलब कि एक चिन्हित करना, कि लोग उसको सीखें, उनको फोकस दिया जाना चाहिए कि ये एजुकेशन जो है लाइफ लॉन्ग के लिए है। इट इज सोशल कैरेक्टर, ये एक सोशल कैरेक्टर है, एंड इट इज फ्रॉम ऑफ द होलिस्टिक प्रोसेस, एक होलिस्टिक प्रोसेस भी है, उसका एक प्रूफ है। ये तीनों चीज बात की गई। और फॉर गांधी जी वो क्या थे, एजुकेशन इज द मोरल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, और किसी पर्सन के मोरल डेवलपमेंट के लिए गांधी जी वो शिक्षा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ प्रोसेस दैट इज वे डिफिनेशन लाइफ लॉन्ग, एक ऐसा प्रोसेस है जो एक पर्सन को लाइफ लॉन्ग, पूरे जीवन पर्यंत उसकी एक डिफिनेशन को यहाँ पे बात कर सकते हैं। फिर कहें तो उसको यहाँ पे डिफाइन कर सकता है कोई भी आदमी, जब उसके पास एजुकेशन होगी तो मोरल डेवलपमेंट उसको हो पाएगा, तो किसी चीज़ को जीवन पर्यंत उसको डिफाइन कर पाएगा, उसके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाएगी। और उन्होंने बात किया रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये क्या बात हुई साथी, यहाँ बात करें तो रूरल रिकन्स्ट्रक्शन फॉर द रिमूव ऑफ द अनटचेबिलिटी। गांधी जी हमेशा छुआछूत के खिलाफ थे, वो तो आप जानते ही हैं। उन्होंने बोला कि सोशो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द सिस्टम मस्ट बी इवॉल्व, और जो यहाँ पे ये बात की इसको हमको इवॉल्व करनी है, उसको हमें हटाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने गांधी जी ने बात की थी। मैं एक बार फिर बात कर लेता हूँ। गांधी जी ने आइडियोलॉजी की बात की, डिसेंट्रलाइजेशन की बात की, सेल्फ सफिशिएंसी की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, ट्रस्टीशिप की बात की, बेसिक एजुकेशन की बात की, और रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की। इसके बाद साथियों हमारे पास कुछ और अप्रोचेज आ जाते हैं जिसको हमारे पास जानना जरूरी हो जाती है, और ये वन बाय वन करती चली गई। ये तो हमारे साथ कुछ खास अप्रोचेज जो किसी ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसके बाद हमारे पास जैसे गांधी जी ने पंचायत की बात की थी, पंचायत के बाद हमारे सारी चीज़ कुछ आई थी। तो हम बात करते हैं। पहला हमारा था मल्टीपर्पज अप्रोच।
मल्टीपर्पज में क्या हुआ साथियों, पहला बार प्रोग्राम हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1942 में। इसमें क्या हुआ, इसमें एम किया गया डेवलपिंग मटेरियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज थ्रू द एन एरिया कोऑपरेटिव एफर्ट्स पीपल एंड द स्टेट। मतलब इसमें लोगों के अंदर या फिर कहें जो हमारे पीपल्स हैं उसमें मटेरियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना था, लोगों पर, उनकी स्टेट में भी। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ कि कुछ डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पे इंक्लूड किए गए, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इरिगेशन, कोऑपरेशन, विलेजेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, हेल्थ एंड सैनिटेशन, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। ये सारे प्रोग्राम इस अंदर के आए, इस मल्टीपर्पज अप्रोच के अंदर ये सारे प्रोग्राम को लाए गए, इंक्लूड किया गया। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया, या फिर कहीं ज़्यादा भी इसका अप्रोच भी फेल्ड हो गया। क्यों? To bring any observable change to the lives of people, it was felt that this happened because the resources were limited and there was no focus for the development। मतलब कि वहाँ पे भाई बात तो की जा रही है, लेकिन उसको फील्ड लेवल पर बात करना या फिर उसको फोकस करना वो भी नहीं था, और जो रिसोर्सेज थे वो भी लिमिटेड थे, और डेवलपमेंट में भी ज़्यादा फोकस नहीं दिया गया, बस लिखा पढ़ी तक रह गई, ये बात कर सकते हैं। या फिर वहाँ पे जिनका एडमिनिस्ट्रेशन पावर था वो भी थोड़ा वीक हो सकता है, इसलिए बात की गई। ये 1952 की बात की गई थी। इसके बाद यहाँ पे सेक्टरल अप्रोच की बात की गई। इसमें क्या हुआ कि जैसे ये फेल हुआ तो उन्होंने बात किया कुछ सेक्टर के रूप में, एक सेक्टर बाय सेक्टर उसको डेवलप किया जाए। तो इसमें क्या हुआ कि 1960 में क्या हुआ था, मेन फोकस वाज द एग्रीकल्चर। उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उसको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, लेकिन ये भी क्या हुआ, फेल्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पे लिंकेज ऑफ ऑल सेक्टर, अदर दोनों सभी सेक्टरों के बीच यहाँ पे लिंकेज ना होने के कारण ये भी हमारा क्या हुआ, अप्रोच हमारा फेल हो गया। क्योंकि बहुत से सेक्टर हमारा मान लीजिए एग्रीकल्चर फील्ड कर पाए, लेकिन जो मार्केट है, जो इंडस्ट्री है, उसके द्वारा इसको लिंक नहीं कर पाए, तभी हम अनाज को उत्पादन करके हम भंडार गृह में रख करके हम क्या कर पाएंगे, स्टोर हम करके रख चुके हैं, लेकिन हम करेंगे क्या स्टोर करके, तो वही बात हुई। तो इंटरव्यू स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सेक्टर इज सच दैट, इस प्रकार से था कि इफ एनी ऑफ देम कम्प्लीटली इग्नोर्ड, उनमें से किसी भी को इग्नोर कर दिया जाए, इस मतलब ये बात की गई। आज भी क्या हमारा क्या है, जो अंदर की श्रृंखलाएं हैं, इंटरव्यू स्ट्रक्चर है, जो अंदर आंतरिक स्ट्रक्चर है, वो रूरल सेक्टर को इस प्रकार से है, यदि उसमें से हम किसी को भी इग्नोर कर दें तो जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो भी अकेले इस्टेब्लिश नहीं हो पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाया जाएगा। किससे, जैसे हमने बोला कि अगर मान लीजिए हम चावल बनाते हैं, किसान तो चावल बनाएगा नहीं, चावल कि उसकी कुटाई तो करेगा नहीं, वो सिर्फ धान कर सकता है, और उसकी कुटाई, उसके चावल की कुटाई नहीं हुई तो हम चावल नहीं मिल पाएगा। तो धान, तो जो हमारा इन दोनों के बीच हमारा इंटरलिंक नहीं हो पाया, तो क्या होगा, धान अपने पास, जो धान है किसान के पास रह जाएगा, और जो हमारी इंडस्ट्री है चावल की, राइस मिल्स की, वो अकेले पड़ी रह जाएंगी। तो दोनों में लिंकेज भी जरूरी होता है। तो ये बोला कि सिर्फ कृषि पे ही बात न करके सभी सेक्टर के बीच में हमको लिंकेज भी प्रोवाइड करना चाहिए, इसलिए बिना लिंकेज के ये हमारा सेक्टर अप्रोच भी फेल हो गया था। फिर बात करते हैं टारगेट अप्रोच में। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें फिर से हमारा जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का वो फिर से रिकॉन्सेप्चुअलाइज किया गया, उसको रिकॉन्सेप्ट में लाया गया। इसमें क्या किया गया कि दैट स्पेसिफाइड द ग्रुप्स ऑफ पीपल विल बी टारगेट अंडर दिस अप्रोच। इसमें क्या हुआ कि कुछ जो पीपल हैं, कुछ ग्रुप के, एक खास ग्रुप ऑफ पीपल, उसको स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट किया जाएगा, और उसको इस अप्रोच के द्वारा उनको डेवलप किया जाएगा, उनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, टारगेट वाज स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, या फिर कहें जो स्मॉल छोटे थे और जिनका कोई महत्व नहीं रहता था, उनको यहाँ बात किया गया। एंड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स, जो लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं थी, वो भी काम करते थे, उनकी बात की गई। फॉर हुम स्मॉल फार्मर्स एंड डेवलपमेंट एजेंसी, उन सभी के लिए, जिनके लिए स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए क्या किया गया, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको बोलते हैं SFDA, को स्टेब्लिश किया गया। मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स डेवलपमेंट एजेंसी, FA माफालदा बोल सकते हैं, देखिए मार्जिनल फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबर डेवलपमेंट एजेंसी वर डेवलप्ड इन द 1971 एंड 1972, मतलब दो प्रकार की एजेंसी यहाँ पे डेवलप की गई। और बाद में जो बाद में क्या हुआ कि SFDA जो थी, जिसको बोलते हैं स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी, वो मर्ज हो गई किसके साथ, IRDP के साथ, जिसको हमने बताया कि बाद में जब IRDP एक बहुत बड़ा आंदोलन था, उसके द्वारा यहाँ पे सारी चीज़ें मर्ज की हुई गई। पीछे भी हमने बात की थी, कई सारी चीज़ जो एक्सपेरिमेंट थे वो भी इसके साथ मर्ज हो गई थी। दिस अप्रोचेस साथ लिटिल सक्सेस इन टर्म ऑफ द बेटर इन्फॉर्मेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या हुआ कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस थी उसमें, और जो उनका प्रशासन था, एडमिनिस्ट्रेशन पावर था, उसमें थोड़ा सा हमको सक्सेस मिली थी। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हमको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। फिर इसके बाद हमारा आया एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। यहाँ पे हमने टारगेट की बात किया कि किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के हम टारगेट करके उनको डेवलप किया गया था, जिसके अंदर हमारे पास SFDA और मफल्ला नाम की जो दो एजेंसियाँ थी उनको लाया गया।
और साथ में ये जो SFDA थी वो बाद में IRDP के साथ मर्ज हो गई, लेकिन इसमें हमको इन्फॉर्मेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में बेटर हमको परफॉर्मेंस या फिर सफलता देखने को मिली। अब हमारी बात आती है एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। इसमें क्या हुआ कि एक कुछ खास एरिया को लेकर के उस पर वर्क किया गया और उसमें एक मॉडल बनाया गया। अगर ये हमारा मॉडल सक्सेस हो जाए तो यही सेम यही अप्रोच क्या करेंगे दूसरे एरिया पर भी लागू करेंगे, सारी चीज़ वही थी। तो हम क्या किया, दिस अप्रोच इमेजेज अपॉन द नीड ऑफ द फोकस ऑन स्पेसिफिक बैकवर्ड रीजन। जो बैकवर्ड रीजन थे, रीजन में क्या है हमारे एरिया में रीजन्स, जो बैकवर्ड रीजन थे जो पहले जो आती थी उनकी बात की गई। दिस वाज adopted along with the target approach. It started in 1970। कब से स्टार्ट हुआ, 1970 स्टार्ट हुआ विथ ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको बोलते हैं TADP, जो 1972 से स्टार्ट हुआ था। इसी के बाद जान सकते हैं तो क्या बात हुई, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको HADP बोलते हैं, ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम जिसको DPAP 1970 में स्टार्ट हुआ, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP 1977 से 1978, कमांडेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम CADP 1975। ये सारे प्रोग्राम लाए गए इस एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को के अप्रोच के लिए, मतलब इसको डेवलपमेंट करने के लिए। और एरिया कौन था, कौन सा रीजन चूज किए थे, जो हमारे बैकवर्ड रीजन थे या फिर कहें जो ट्राइबल रीजन थे। देखिए बात की गई ना, जो ट्राइबल एरिया, जो हमारी ट्राइबल एरिया थी उनके लिए हमारा TADP प्रोग्राम लाया गया। जो हिलेज एरिया थे उनको डेवलप करने के लिए हमारे लिया गया हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। और जो हमारे खास जो हमारे सूखाग्रस्त क्षेत्र थे उनको डेवलप करने के लिए हमारे ड्राट प्रोन एरिया प्रोग्राम लाया गया। डिजर्ट वाले एरिया को डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रकार से कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एरिया प्रोग्राम लाई गई, देख सकते हैं। इस प्रकार से सारी चीज़ कुछ बातें आगे बढ़ी। दिस प्रोग्राम वार फेयरली सक्सेसफुल इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। ये सारे जो प्रोग्राम थे इम्प्लीमेंटेशन के रूप में बहुत कुछ खास सक्सेस मानी गई। इनका ड्रॉबैक क्या था ये बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ क्या बात की गई कि डिसप्रपोर्शनेट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब कि जो इनका रिसोर्सेज था, रिसोर्स एलोकेशन था, वो थोड़ा सा प्रोपोर्शन में थोड़ा सा गड़बड़ था, कि उस सही से प्रोपोर्शन नहीं था। वेयर ए वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल वर टारगेटेड इग्नोरिंग द ओवरऑल साइज ऑफ द कंट्री। हम पूरे साइज को, पूरे ओवरऑल कंट्री को इग्नोर करके सिर्फ एक छोटे से नंबर ऑफ पीपल को टारगेट कर रहे थे। ये सारी चीज़ बाद में आई कि हमारा फेल का एक रीजन बना, तो ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं फेल हुआ था। आगे हमारा आता है फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें हम बात करते हैं IRDP की अधिकतर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो अलग अलग यहाँ पे देखिए, फेल टू एड्रेस इनइक्वालिटी इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट अबिलिटी, इनकम एंड एसेट्स, सेवरल प्रोग्राम्स वर लॉन्च अंडर द इंटीग्रेटेड अप्रोचेज। जैसे पीछे हमारे क्या हुआ थे, कई सारे प्रोग्राम फेल हो गए थे इनकम एसेट्स को लेकर के, एम्प्लॉयमेंट अबिलिटी को लेकर के। जैसे फेल हुए तो उसके अंदर एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसमें क्या था, ये क्या हुआ, इसमें क्या इंक्लूड हुआ था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम विच वाज एन अमेलगम ऑफ सेवरल प्रीवियस प्रोग्राम। जो पिछले कई सारे प्रोग्राम थे उनका एक मिक्स कहें, एक मिक्सचर कहें, उसको लॉन्च किया गया, जिसको हम IRDP के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें क्या था, बात करते हैं आगे। और क्या कहते हैं, द अदर प्रोग्राम सच ए ट्रेनिंग रूरल डेवलपमेंट फॉर यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नाम से समझ सकते हैं साथियों, इसमें कोई डिफिनेशन आपको बताएं तो बहुत लंबा चला जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कई और सारे प्रोग्राम क्या है साथ में, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो रूरल, जो गाँव के यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दिया गया ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो पाए। डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज, जो गाँव में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए उनकी भी एक ट्रेनिंग हो गई, उनका भी एक एजेंसी स्थापित की गई। जवाहर रोजगार योजना GRY, जिसको मैंने बताया था पहले यूनिट के दूसरे वीडियो में शायद मैं इसको बताया हूँ, उसकी बात कर सकते हैं आप। This approach succeeded in some extent in the eliminating poverty and uplifting the level of the education and training। इससे क्या हुआ, जो पॉवर्टी थी वो थोड़ी सी कम हुई और साथ में जो एजुकेशन की और ट्रेनिंग की जो लेवल थी वो थोड़ा सा बढ़ी। द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस अप्रोच कैन बी दैट इट डिड नॉट गारंटी द बेसिक नीड्स फॉर ऑल। इसकी एक जो क्रिटिसिज्म थी, जिस नाल इसकी आलोचना हुई, वो ये थी कि इसने क्या किया, जो ये इसकी गारंटी नहीं देती थी कि जो बेसिक एजुकेशन थी, जो बेसिक नीड्स थी, वो सभी के लिए गारंटीड नहीं थी, ठीक है। इसी कारण इसकी क्रिटिसिज्म या फिर आलोचना हुई, ये फिर इसका एक ड्रॉबैक ये मान सकते हैं। फिर उसके बाद आ गया हमारा बेसिक नीड अप्रोच। जैसे देखिए इसमें इन्होंने बेसिक नीड्स में फेल हुए, इसके बाद हमारा बेसिक नीड अप्रोच आया। इसमें क्या हुआ, जो बेसिक नीड्स हैं उनकी फुलफिलमेंट की बात की गई, ठीक है। तो इट इज वाइडर विजुअलाइजेशन इन कन्वर्टिंग द सोशल एंड द ह्यूमन डायमेंशन। सोसाइटी सोशल और ह्यूमन डायमेंशन के लेकर के बहुत बड़ा विजुअलाइजेशन था। इसमें क्या हुआ, it aims to satisfy the consumption needs at a personal as well as social levels, keeping in mind that human rights and each individual। इसमें यह बात किया गया कि सोशल लेवल पर, ठीक है, और पर्सनल लेवल पर, सभी लेवल को ध्यान में रख करके
क्या बात की, सोशल लेवल पर, समाज को साथ पर्सनल लेवल पर भी हर आदमी को लेकर के बात की गई। और इसमें उनके ह्यूमन राइट्स को, सभी प्रत्येक ह्यूमन राइट्स को कि ह्यूमन राइट्स को बात को ध्यान में रख करके बात की गई। इसमें क्या हुआ कि द मिनिमम नीड प्रोग्राम्स, जिसको हम बोलते हैं ना MNP, हमने बढ़ाया था MNP प्रोग्राम्स, आपको बात आएगी। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम 1974 में लॉन्च किया गया था। इसमें क्या हुआ, जो बेसिक सपोर्ट्स हैं उनको सभी को प्रोवाइड करना, ठीक है, सभी गरीबों को जो बेसिक सपोर्ट्स है उसको प्रोवाइड करना, जैसे उनकी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना, ठीक है, ताकि उनकी लाइफ स्टाइल इम्प्रूव हो सके। इसमें क्या हुआ, इनसे क्या बात हुई, द मेजर क्रिटिसिज्म फॉर दिस अप्रोच कम्स फ्रॉम द अमर्त्य सेन फिलासफी ऑफ द कैविलिटीज अप्रोच। जब यह बात आई, अमर्त्य सेन की फिलासफी थी कैविलिटीज अप्रोच, उसके हिसाब से इसमें कुछ सारी चीज़ आलोचनाएं आई, क्योंकि ही आर्ग्यूज दैट इंस्टीट्यूट ऑफ द कंजक्शन सेंट्रिक प्रोग्राम ही शुड फोकस ऑन द बिल्डिंग ऑफ द कैविलिटीज ऑफ द पीपल। यह बात की गई कि हम जो कंजक्शन सेंट्रिक प्रोग्राम को चलाने के बजाय हम ये बात करें कि जो बिल्डिंग ऑफ द कैविलिटीज ऑफ पीपल, मतलब लोगों को उसके हिसाब से कैपेबल बना दें, तो ये अच्छा होना चाहिए। इस कारण ये भी थोड़ा सा बात करते सक्सेस था, लेकिन कुछ चीज़ें बात रह गई थी, ठीक है। आगे बात आती है हमारी लास्ट जो हमारी आई थी पार्टिसिपेटरी अप्रोच, क्योंकि वहाँ बात क्या की गई, यहाँ पे देखिएगा, ये हमारे क्या थे, सेंट्रिक प्रोग्राम्स, मतलब कि लोगों, जैसे हमको बेसिक नीड्स की जरूरत पूरी करनी है तो जो ऊपर की अथॉरिटी है वो उनकी मुहैया करवाएं, वो सारी सुविधाएं मुहैया करवाएं, लेकिन लोगों के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नहीं केवल की गई, ऐसी चीज़ें बिल्ड नहीं की गई ताकि वो खुद से इस चीज़ों की जरूरत पूरी कर पाएँ। इसलिए इसके बाद क्या है, हमारी पार्टिसिपेटरी अप्रोच है कि खुद पार्टिसिपेट कर पाएँ। तो सभी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हैं, इस प्रकार से हम डेवलप होते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, करंट अप्रोच फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द रूरल डेवलपमेंट इज पार्टिसिपेटरी नेचर। आपकी जो पार्टिसिपेट करें, जो लोग पार्टिसिपेट करें उनको यहाँ पे डेवलप मिलेगा, ठीक है। इन दिस अप्रोच पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग प्रोसेस इज गिवन द मेन इम्फेसिस, मच इम्फेसिस, मतलब कि इसमें जो पीपल का पार्टिसिपेशन है, लोगों का पार्टिसिपेशन है प्लानिंग में, प्रोसेस में, उसको ज़्यादा महत्व दिया गया। यहाँ पे डिफिनेशन आती है, क्या आएगी, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस थ्रू विच स्टेक होल्डर्स कैन इन्फ्लुएंस, जिससे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इन्फ्लुएंस हो पाएँ और शेयर कर पाएँ, अपने कंट्रोल को शेयर कर पाएँ ओवर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव मतलब जो डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनके ओवर में कंट्रोल शेयर कर पाएँ, कंट्रोल भी कर पाएँ ओवर द डिसीजन ऑफ द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट द देमसेल्फ, जो ऐसे डिसीजन, ऐसे रिसोर्सेज जो उनके खुद को यहाँ पे अफेक्ट करते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं एक बार, पार्टिसिपेटरी डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस थ्रू विच स्टेक होल्डर्स कैन इन्फ्लुएंस एंड शेयर कंट्रोल ओवर द डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड ओवर द डिसीजन ऑफ द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट द देमसेल्फ। ये जो डिफिनेशन ली गई ADB 1996 की है, इसको आर्टिकल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। विद दिस फिलॉसफी द पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द रूरल डेवलपमेंट हैव बीन कंसिडर्ड एसेंशियल। इसके लिए क्या हुआ कि जो हमारी पॉलिटिकल डायमेंशन थी, जो पॉलिटिक्स थी, उसको एक महत्व दी गई, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे उसको शामिल किया गया, मतलब कि इसको महत्वपूर्ण माना गया। द पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, रैपिड रूरल अप्रेजल टूल्स, यहाँ देखिए बात की गई, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल एंड रैपिड रूरल अप्रेजल टूल्स आर बीइंग यूज्ड इंक्रीज द पार्टिसिपेशन। ये टूल थे जिनको यूज किया गया कि लोग पार्टिसिपेशन, मतलब कि लोगों की पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने के लिए ये दोनों टूल यूज किए गए, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल और रैपिड रूरल अप्रेजल। कि जो मतलब कि मान लीजिए कोई पर्सन किसी भी योजना में पार्टिसिपेट करता है तो उसको कुछ ना कुछ अप्रेजल देना चाहिए, कुछ उसको लाभ देना चाहिए, या फिर अगर कोई और जल्दी से पार्टिसिपेट करता है तो उसको और ज़्यादा लाभ देना चाहिए। इस प्रकार से वहाँ पे लाया गया। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना रिप्लेस प्रीवियस स्कीम्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आई, उसने क्या किया, जो पहले जो स्कीम चल रहे थे, जैसे यहाँ की बात करें IRDP और ट्राइसेम, इनको क्या किया, उसने रिप्लेस किया और इट वॉज रिनेम्ड एज, और बाद में इसका भी नाम चेंज करके बोल दिया गया नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन इन 2011। बाद में इसका भी नाम चेंज हो गया, फिर बात बढ़ गया NRLM, इसका भी नाम चेंज हो गया, और साथ में बाद में फिर इसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना DDUAY, ठीक है। इस साथ इसको हमने मर्ज कर दिया। तो कुछ अप्रोचेज थे, कैसे कैसे बात कर सकते हैं। पहले से हम जब ये स्टार्ट हुआ तो 1952 से जब स्टार्ट हुआ तो पहले आया हमारा मल्टीपर्पज अप्रोच, फिर उसको हमने 1960 में बात किया हमारा सेक्टरल अप्रोच, फिर यहाँ पे हमारा आया 1971 में टारगेटेड अप्रोच, फिर उसके बाद ये चल रहा था, तभी हमारा जैसे तुमको ये फेल होता हुआ लगा, हमने अगला अप्रोच अपनाया एरिया डेवलपमेंट अप्रोचेज, फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, बेसिक नीड अप्रोच, फिर हमारा लास्ट में आया पार्टिसिपेटरी अप्रोच। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको वीडियो समझ में आया होगा, कुछ आपको लाभ मिला, कुछ जानकारी मिली होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूरा थ्योरी सब्जेक्ट था तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की बात थी नहीं, और सिर्फ हिस्ट्री था। तो जान सकते हैं इंजीनियरिंग बच्चों को हिस्ट्री कितनी बोरिंग लगती है। तो
आज का वीडियो यहीं तक था साथियों, उम्मीद करता हूँ आप इसका एंजॉय किए होंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको हर यूनिट के मिलेंगे और इससे बेहतर मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है। मेरी उम्मीद है कि आपको जल्द से जल्द अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करवा के आपके एग्जाम में हेल्प कराना। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनको भी ये लाभ मिल पाए, और हमको मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट में अपना क्वेरी लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ भी आपका फीडबैक हो लिख सकते हैं, ताकि हम इस प्रकार से मोटिवेट होते रहें और आपको वीडियो लाते रहें। साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।